आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की ख़ास खबरों पर। वक्फ एक्ट को लेकर तशद्दुद पर सुप्रीम कोर्ट ने किया इजहार तशवीश। कहा, जिन इमलाक को अदालत के हुक्मनामे के ज़रिए वक्फ करार दिया जा चुका है उन्हें नए वक्फ कानून के तहत नहीं किया जाएगा डी नोटिफाई। मामले की कल फिर होगी समाअत। मुर्शिदाबाद तशद्दुद के मुतासरीन ने NIA जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में दी दस्तक। सुवेंदु अधिकारी भी मुर्शिदाबाद जाने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे। BJP तशद्दुद के खिलाफ रियासत भर में शहीदी दिवस मना रही है। वहीं वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मुस्लिम कम्युनिटी के नुमाइंदों के साथ की मीटिंग। नेशनल हेराल्ड केस पर BJP ने कांग्रेस को बनाया हदफ तनकीद। कहा, बददुआनी कांग्रेस के तर्ज अमल में शामिल, ED एहतजाज से दबाव में नहीं आएगी। कांग्रेसी अपने लीडरों के खिलाफ ED की कार्रवाई से हैं नाराज। पूरे मुल्क में कर रहे हैं एहतजाज। जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ। चीन को अमेरिका के टैरिफ से एक बार फिर बढ़ा धचका। चीनी मसनूआत पर 245% टैरिफ लगाने का ऐलान। अमेरिका ने चीन की जवाबी कार्रवाई को बताया टैरिफ बढ़ाने की वजह। खबरें अब तफसील से। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ तरमीमी एक्ट की। वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर हुए तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया। अदालत उज़्मा ने कहा कि अदालत के हुक्म से वक्फ करार दी गई जायदादों को नए वक्फ कानून के तहत डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। CJI संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने समाअत को मुलतवी कर दिया। कपिल सिब्बल ने अर्जी गुजार की जानिब से वक्फ एक्ट के खिलाफ अर्जी दायर की थी। कपिल सिब्बल ने दलील पेश करते हुए कहा कि कानून की ज़्यादातर दफ़ात आइन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी करती हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं के मामले में भी ऐसा ही होता है। आर्टिकल 26 इस मामले में कानून साजी से मना नहीं करता है। आर्टिकल 26 इस लिहाज से एक सेकुलर कानून है कि ये सब पर नाफिज होता है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नया कानून एक तवील अमल और बहस के बाद बनाया गया है। इस हवाले से मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें 38 इजलास हुए। कई इलाकों का दौरा किया गया। कमेटी ने 98.2 लाख मेमोरेंडम को देखा, जिसके बाद दोनों ऐवानों में कानून पास किया गया। और मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में वक्फ एक्ट के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद हालात काबू में हैं, लेकिन कशीदा हैं। वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद में हफ्ते को बाप बेटी की जोड़ी समेत 3 अफराद हलाक हो गए। BJP इन लोगों की याद में आज यौम शहादत मना रही है। मगरबी बंगाल असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुवेंदु अधिकारी की क़यादत में BJP लीडर और कारकुन शहीदी दिवस मना रहे हैं और ममता हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। BJP कारकुनों ने मुर्शिदाबाद तशद्दुद में मारे गए शहीद बाप बेटे को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता हुकूमत पर मुसलमानों को खुश करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मगरबी बंगाल में हिंदू महफूज नहीं है और रियासती हुकूमत मुसलमानों को खुश करने के लिए फिसादात भड़का रही है। पूरा प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है। हिंदू जनता भावुक है, दुखित है। देख लीजिए किस तरीके से काट के खून किया। ये लोग घर में था, हिंदू होने के नाते बलिदान दिया। पूरा प्रदेश सड़क में है, हिंदू शहीद दिवस मना रहा है। पश्चिम बंगाल BJP की ओर से ये दांगा जो किया उनको फेलिसिएट करने के लिए, ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी एक खून के लिए ममता बनर्जी है। ममता शुड स्टेप डाउन, शी शुड गो टू जेल। हम लोग कावड़ हिंदू नहीं है, स्वामी विवेकानंद का हिंदू है। दरअसल मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने बंगाल के वजीर आला पर रियासत में तशद्दुद भड़काने का इल्ज़ाम लगाया है। मरकजी वजीर ने कहा है कि किसी रियासत की वजीर आला कैसे कह सकती है कि वह अपनी रियासत में वक्फ एक्ट नाफिज नहीं करेगी, जबकि वह आइनी ओहदे पर फाइज है।
inciting the violence, if Chief Minister herself is telling the people to protest, if Chief Minister is telling that she will not follow the act passed by the Parliament, this amounts to inciting violence. Remember, law and order is a state subject. But the Chief Minister, who is in charge of the law and order, incites violence, it is trouble for himself or herself. After all, she has to contain and maintain the law and order. मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत के मौज़नीन और मुस्लिम कम्युनिटी के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी पार्लियामेंट में वक्फ बिल पर सख्त एतराज़ जाहिर किया था। बिल पास होने के बाद ममता ने कहा था कि वो इस कानून को मगरबी बंगाल में नाफिज नहीं होने देंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो मरकज़ की पॉलिसी के ख़िलाफ़ खड़ी होंगी। ममता बनर्जी ने मुस्लिम कम्युनिटी से अपील की है कि वे रियासती हुकूमत पर भरोसा रखें। ख्याल रहे कि वक्फ एक्ट की मुखालफत में मगरबी बंगाल में पुरतशद्दुद वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं और बड़ी तादाद में हिंदू नकल मकानी पर मजबूर हो रहे हैं। बीजेपी समेत अपोजिशन जमातों ने ममता हुकूमत पर खुशामद की सियासत का इल्ज़ाम लगाया है और ममता बनर्जी से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। इस बीच मगरबी बंगाल में तशद्दुद को रोकने में नाकाम रहने वाली ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही हैं और मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मरकज़ी हुकूमत की है, इसलिए रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? और मगरबी बंगाल में अपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी ने रियासत में नज़्म व नस्क की ख़राब सूरत हाल का हवाला देते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। टीएमसी हुकूमत पर हमला करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि रियासत में जमहूरियत और आईनी निज़ाम को कुचल दिया गया है। सीज फेल पुलिस मिनिस्टर, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का हालत बहुत खराब है, उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। बंगाल का पुलिस मंत्री का नाते सीज कंप्लीटली फेल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज डिजास्टर। उन्होंने बताया सब लोग मिचिल मीटिंग कर सकता है। अपोजिशन लीडर को 82 टाइम हाई कोर्ट जाना पड़ा, 82 टाइम हाई कोर्ट का इजाजत लेकर प्रोग्राम करना पड़ा। यह डेमोक्रेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कंप्लीट फेलियर। शी शुड रिजाइन एंड शी शुड गो टू जेल। बीजेपी का टीएमसी पर हमला। सुवेंदु अधिकारी का दावा है कि मगरबी बंगाल में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। ममता बनर्जी वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दें। टीएमसी हुकूमत ने रियासत में जमहूरियत को तबाह किया है। ममता हुकूमत ने आईनी निज़ाम को कुचला है। और बीजेपी लीडर ममता जी, बंगाल में क्या हो रहा है? वोट बैंक के लिए आप कहां तक गिरेंगी? कितना गिरेंगी? क्या मतलब है इसका? हिंदू मारे जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। क्या आपकी सरकार मानवीयता में भी शून्य हो गई है? हाई कोर्ट के हस्तक्षेप पर सेंट्रल फोर्सेस पहुंची। अब वहां लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस चली जाएगी तो हमें डर है कि वो पूरा में अटैक करेंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बहुत हम भर्त्सना करते हैं और इस बात का संकेत है कि ममता जी की सरकार के नंबर अब गिने हुए हैं। दूसरी जानिब बीजेपी ने ममता बनर्जी से पूछा कि उन्हें वक्फ बोर्ड में ख़वातीन, पसमानदा और गरीब मुसलमानों को जगह देने में परेशानी क्यों हो रही है। ममता जी, अगर वक्फ बोर्ड में केंद्र में और सारे प्रदेशों में महिलाओं को जगह दी जा रही है तो आपको परेशानी है क्या? ममता जी, अगर पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड में लाया जा रहा है तो आपको परेशानी है क्या? वक्फ के द्वारा जो गलत तरीके से गरीब मुसलमानों की जमीन छीनी गई है, जब्त की गई है वक्फ के नाम पर, उसके बारे में अगर ईमानदारी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है तो आपको परेशानी है क्या ममता जी?
यही तो बड़े सवाल है। इन बड़े सवालों का जवाब दीजिए आप। बीजेपी लीडर अग्निमित्र पाल ने मगरबी बंगाल तशद्दुद को लेकर रियासती हुकूमत और पुलिस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अग्निमित्र पाल ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में तशद्दुद के दौरान बंगाल पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही और उसने तशद्दुद को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। ममता बनर्जी आप किए हैं, आपका पुलिस क्या कर रहा था? 8 तारीख जब आग लगा, शुक्रवार क्या बोलते हैं, नमाज के बाद, शुक्रवार नमाज के बाद जब ये तांडव शुरू हुआ, आपका पुलिस क्या कर रहा था? वहां का हिंदू लोग बोल रहे थे आप लोग खड़ा होकर देखते रहे, आप लोग कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। आज बारुईपुर में 5 तो पुलिस का गाड़ी को आग लगा दिया गया। जब भाजपा आक्रमण करता है, कोई मिছিল होता है, आप लोग टीयर गैस फेंकते हैं। क्यों टीयर गैस नहीं फेंका जा सकता था? जब मुर्शिदाबाद में ये जब लूट हो रहा था, आप टीयर गैस नहीं चला सकते थे? आप हवा में बंदूक नहीं चला सकते थे? और गांधी ख़ानदान इन दिनों मुश्किल में है। नेशनल हेराल्ड का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल आया है। गांधी ख़ानदान के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी ज़मीन के घोटाले में ईडी के चुंगल में फंसते नज़र आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी इन सब के खिलाफ मुल्क भर में आवाज़ उठा रही है। अपने लीडरों को कानूनी शिकंजे में फंसते देख कांग्रेसी परेशान है और एहतजाज कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर से आई हैं, जहाँ एहतजाज दर्ज कराया जा रहा है। दरअसल कल ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मुलजिम बनाया है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर समाअत 25 अप्रैल को होगी। लेकिन अगर हम रॉबर्ट वाड्रा की बात करें तो ईडी आज उनसे दोबारा पूछताछ कर रही है ताकि ज़मीन घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस का पता चल सके। कल ईडी ने उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान ईडी ने आज फिर से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। कल भी ईडी ने हरियाणा में ज़मीन के सौदे से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे पूछताछ की थी, जहां इनसे तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की गई। उनका बयान मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट PMLA के तहत रिकॉर्ड किया गया था। इस बीच बीजेपी ने आज फिर से कांग्रेस पर हमला किया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की पहली चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस के एहतजाज के ऐलान पर सीनियर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को एहतजाज करने का पूरा हक है, लेकिन जमीन और फंड को लूटने का नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है, देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। On behalf of the BJP, I wish to clarify at the very outset that though Congress party surely has got the power to and the right to offer dharnas, but it does not extend to misappropriating public property given by the government to National Herald. गांधी खानदान और रॉबर्ट वाड्रा की बदउनवानी पर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुल्क को गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से सीखना चाहिए। कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना, और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। बीजेपी ने कांग्रेस के जरिए किए जाने वाले एहतजाज के मसले पर सवाल उठाए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी जमानत पर हैं और मोदी हुकूमत कानून को काम करने देगी और कानून अपना काम करेगा। सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं, जिन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। कानून अपना काम कर रहा है। द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? फिर ये धरना,
वेंडेटा नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। भारतीय रेलवे ने आज 172 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 172 साल कबल 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे की खिदमत शुरू हुई थी। ये दिन मुंबई में तारीखी था। इस दिन वहां आम छुट्टी का ऐलान किया गया था। इस दिन दोपहर 3:35 पर बोरी बंदर से ठाणे के लिए पहली मरतबा 14 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन रवाना हुई थी। इस ट्रेन पर 400 मुसाफिर मदऊ किए गए थे। इस ट्रेन को 3 इंजन खींच रहे थे जिनके नाम थे सिंध, सुल्तान और साहिब। इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर की मसाफत 1 घंटे 15 मिनट में तय की थी। तब से भारतीय रेलवे की खिदमत लगातार जारी हैं। भारत में पहली मुसाफिर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। इस तरह भारतीय रेलवे ने 172 साल का सफ़र मुकम्मल किया है। रेलवे को अपनी असली शनाख्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में ही मिली है। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय रेलवे अपनी हिफाजत, सहूलत, सफाई, हसासियत और कारकर्दगी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ख़ास तौर पर मोदी हुकूमत पूरे मुल्क में रेलवे के बुनियादी ढांचे को जदीद और वसअत देने के लिए मुसलसल काम कर रही है। अगर हम आदाद शुमार पर नज़र डालें तो पीएम मोदी की क़यादत में भारत के रेलवे नेटवर्क में 34,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स बनाए गए हैं, जो कि जर्मनी के रेलवे नेटवर्क से ज़्यादा है। जबकि 2014 से 2024 के दरमियान रेलवे में नए ट्रैक्स की औसत कमीशनिंग 8.54 किलोमीटर फ़ी दिन रही है। इसके अलावा 2014 के बाद से हर साल औसतन 150 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए गए हैं। माली साल 2025-26 के लिए रेलवे के लिए 2,65,200 करोड़ रुपए का मजमूई सरमाया खर्च किया गया है, जो माली साल 2014 से 19 के दौरान मुख्तस किए गए 45,900 करोड़ रुपए से नुमाया तौर पर ज़्यादा है। एक तरफ जहां दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस में इजाफे को लेकर दिल्ली हुकूमत सख्त नज़र आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन की एक बड़ी तादाद ने भी आज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बाहर एहतजाज किया। इस एहतजाज के पीछे क्या मुतालबात थे, हमारे नुमाइंदे गिरीश निशानन ने इसका जायज़ा लिया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों के प्राइवेट स्कूलों के अभिभावक शिक्षा निदेशालय के बाहर पहुंचे हैं। किस लिए पहुंचे हैं, बात करते हैं। हम मीरा मॉडल स्कूल के पेरेंट्स हैं और यहाँ पे तमाम स्कूल के पेरेंट्स यही मांग लेके आए हैं कि जो दिल्ली में एक गोरख धंधा चल रहा है आर्बिट्रेरी फ़ी का, इस पे लगाम लगाने के लिए एक कानून की आवश्यकता है। इतनी फ़ीस किस तरह से बढ़ाई जा रही है और सारा अनएथिकल अनअप्रूव्ड फीस लिया जा रहा है। मैं खुद 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान हूँ। मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप खुद समझ आ रहे हैं 25-30 हज़ार कमाने वाला बच्चा 8-10 हज़ार रुपये फीस का, और ऊपर से बुक्स का खर्चा। तो बिना अप्रूवल के आप फीस बढ़ा भी रहे हैं। कोई ज़रूरी थोड़ा है जो कम पैसे कमाने वाला वो आपकी फ़ीस भर ही देगा। आप फोर्सफुली आप फोर्स कर रहे हो आप पेरेंट्स को उसे फ़ीस देने के लिए, और अच्छा उसके अगेंस्ट सपोज आप फीस बढ़ा भी रहे हो जस्ट डबल। मैं आप 45%, कुछ लोग कह रहे हैं 45%, 50%, लेकिन आप वैसे देखोगे अगर मैं फ़ीस भर रहा हूँ जो मेरे एंड से जा रही है दैट इज़ ऑलमोस्ट डबल। जो एक्स्ट्रा फीस बढ़ाई गई है वो वापस ली जाए। हम आम पेरेंट्स को ना ये स्कूल की फ़ीस मतलब बेयर करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब मैं तो चलो एक चाइल्ड जिनकी 2-2 चाइल्ड हैं उनके लिए तो मतलब एक साल की फ़ीस भी मतलब देखें तो मतलब एक घर बन जाएगा। सीरियल स्कूल में ये हालत है कि एक बुक्स का और स्टेशनरी का सेट 17-17 हज़ार रुपये का है। एक बच्चे का, गरीब बच्चे का एडमिशन हो गया, उनको 1700 रुपये के जूते जिसके कभी पिताजी ने नहीं पहने वो ज़बरदस्ती इसको बेचे जा रहे हैं। ड्रेस बेची जा रही है, किताबें 10-10 पेज की किताबें 500-500 रुपये की है, 10 किताबें 5,000 रुपये की, स्टेशनरी 20,000 रुपये की। अंधेर नगरी चौपट राजा है जी। साउथ दिल्ली साकेत में न्यू ग्रीन फील्ड में मेरी बेटी पढ़ती है 4th स्टैंडर्ड में। अभी बीती 18 तारीख को मैं रिजल्ट देने गया था। 18 तारीख को जब मैं रिजल्ट देने गया मुझे टीचर ने धमकाकर वापस किया सभी पेरेंट्स के सामने कि पहले जाओ फीस भर के आओ। मेरी बेटी 4th स्टैंडर्ड में, क्या उसको कंप्यूटर सिखाया जा रहा है? उसको अब कौन सी स्मार्ट क्लासेस दी जा रही हैं? उसके नाम पर वो मुझसे फ़ीस ले रहे हैं, मुझे मजबूर कर रहे हैं कि आप ड्रेस यहीं से लोगे। हर साल पैटर्न बदल देते हैं ड्रेस का, ड्रेस यहीं से खरीदोगे। हर साल कम से 20-25 हज़ार रुपये का वो एक्स्ट्रा पैसा हमसे लेते हैं, और इस बार भी उन्होंने फ़ीस बढ़ाकर जो फीस मुझसे ली है उस पर भी उन्होंने ब्याज लिया। क्वीन मैरी मॉडल टाउन का बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या है, बच्चों को एक सीट पे 4-4 बच्चों को एक सीट पे बिठा रहे हैं। बस खाली जा रही है लेकिन बच्चों को ऐसे ह्यूमिलेट किया जा रहा है बच्चों को। तो अब ये किया जा रहा है, ऐसे हरास किया जा रहा है बच्चों को। यही चीज़ें की जा रही हैं सर उनके साथ। अगर हम फीस नहीं पे करेंगे तो वो हमारे बच्चों के साथ ऐसा करेंगे। इस डर में सभी को ले रहे हैं वो, तो सभी कुछ कर भी रहे हैं पेरेंट्स उनको फीस
और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं उनके बच्चों के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभिभावक जो हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनके स्कूलों के अंदर जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस को वृद्धि कर दिया गया है। उनसे बिना पूछे इतनी फ़ीस बढ़ाई गई है, जिसका रोष इन अभिभावकों में साफ देखने को मिल रहा है। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने नई नक्सली खुद सुपुर्दगी पॉलिसी 2025 को नाफिज कर दिया है। हुकूमत दोनों सतह पर नक्सलिज्म के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हुकूमत की नई खुद सुपुर्दगी पॉलिसी के मुताबिक हथियार डालने वाले नक्सलियों को सरकारी मुलाजमत और उनके बच्चों को मुफ्त तालीम देने का इंतजाम किया गया है। पेश है छत्तीसगढ़ के बस्तर से DD न्यूज़ के नुमाइंदे सुमेश पटेल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सली खुद सुपुर्दगी की नई पॉलिसी 2025 नाफिज। नई पॉलिसी तशद्दुद तर्क करके नक्सलाइट्स को मरकजी धारे में लाने पर मरकूज। इस पॉलिसी में सिक्योरिटी, बाज़ाबातकारी, तालीम और रोजगार के इंतजामात शामिल। पॉलिसी का मकसद है 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल फ्री इलाका बनाना। हथियार डालने वाले नक्सली हासिल कर सकेंगे तालीम। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने नक्सलिज्म को ख़त्म करने और तशद्दुद के रास्ते पर चलने वाले लोगों को मरकजी धारे में लाने के लिए एक नई पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के तहत खुद सुपुर्दगी करने वाले सरगर्म इनाम याफ्ता नक्सलियों और उनके कुंबों को तालीम, रोजगार और माली इमदाद जैसी बहुत सी अहम सहूलियात फराहम की जाएंगी। नई पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी खुद सुपुर्दगी करने वाले नक्सल ने नक्सलियों के खिलाफ मुहिम में पुलिस को खुसूसी ताउन दिया है और उसकी वजह से उसकी जानो माल को खतरा लाहिक हुआ है, तो ऐसे मामलात में उसे महकमे पुलिस में तैनात किया जा सकता है। इसके साथ 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा के इनाम के साथ किसी नक्सली की खुद सुपुर्दगी करने की सूरत में नक्सलाइट्स या उसके खानदान के किसी फर्द को अगर वो अहल है तो सरकारी मुलाजमत में तकर्रुरी का मौका दिया जाएगा। अब वार्ता के लिए तो हम लोग दरवाज़ा शुरू से ही खोल के रखे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि आप गोली और हिंसा की भाषा छोड़ी और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। खुद सुपुर्दगी करने वाले नक्सलियों को ट्रांजिट कैंप या बाज़ाबातकारी मरकज में रखा जाएगा। यहाँ उनकी हिफाजत की मुकम्मल जमानत दी जाएगी। बाज़ाबातकारी का पूरा अमल 120 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि वो तेजी से कौमी धारे में शामिल हो सकें। नक्सलाइट्स को उनकी दिलचस्पी के मुताबिक हुनर सिखाया जाएगा, जैसे काश्तकारी, कारोबार या दिगर रोजगार। उन्हें 3 साल तक हर माह 10,000 रुपए का एजाजिया दिया जाएगा, यानी 3 सालों में 3.6 लाख रुपए की माली इमदाद। खुद सुपुर्दगी करने वाले नक्सलाइट्स के बच्चों को 18 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम और हॉस्टल की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्हें कानूनी इमदाद फराहम की जाएगी ताकि वो नई जिंदगी शुरू कर सकें। अभी तक 1100 से ज़्यादा नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। उनके लिए अलग से हम लोग 15,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए हैं, उनको स्किलिंग करा रहे हैं और स्किलिंग करा के रोजगार से जोड़ने का भी काम करेंगे। अगर खुद सुपुर्दगी करने वाला नक्सली खुद भी तालीम हासिल करना चाहता है तो मुताल्लिका महकमों की स्कीमों के तहत उसकी मदद की जाएगी। ये नई पॉलिसी रियासत में अमन और तरक्की की समत में एक अहम कदम है। इससे न सिर्फ खुद सुपुर्दगी करने वाले नक्सलाइट्स को मरकजी धारे से जोड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके खानदानों का मुस्तकबिल भी महफूज होगा। विगत 15 महीने में बस्तर संभाग के अंतर्गत 350 से अधिक माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जो आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए, इस 15 महीने के अवधि में लगभग 1200 से अधिक माओवादी कैडर हिंसा त्याग कर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ हुकूमत की नई नक्सलाइट सरेंडर पॉलिसी 2025 का मकसद रियासत को 2026 तक नक्सलियों से पाक इलाका बनाना है। सुरक्षा बल के जवान माओवादियों से सीधा लोहा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने नक्सल क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 भी लागू किया है। इस नीति का उद्देश्य है हिंसा का रास्ता छोड़ चुके नक्सलियों से मुख्य धारा से जोड़ना और मौत से प्रभावित लोगों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करना है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, छत्तीसगढ़।
बैनुल-अक़वामी खबरों में अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमरीका ने चीनी अशिया पर बराह रास्त टैरिफ में 245% इजाफा कर दिया है। पहले ये टैरिफ 145% था। ये फैसला चीन की जानिब से अमरीका से दरामद की जाने वाली मसनूआत पर 125% तक के जवाबी टैरिफ के निफाज के बाद सामने आया है। व्हाइट हाउस ने इस फैसले की इत्तला दी। व्हाइट हाउस ने कहा कि चीन को अब इसकी जवाबी कार्रवाई के नतीजे में अमरीका में दरामदात पर 245% तक टैरिफ का सामना है। ट्रंप के हुक्मनामे में कहा गया है कि अमरीका गैर मुल्की ज़राए पर मुनहसर है, जो उसे शदीद, मुस्तकिल और तवील मुद्दती सप्लाई चेन में रुकावटों के ख़तरे में डालता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह इन्हिसार कौमी सलामती, तकनीकी तरक्की और इक़्तिसादी खुशहाली के लिए ख़तरात के इम्कानात को बढ़ाता है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।